अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आज हम मशक 3.3 9वीं क्लास के रियाजी की करेंगे, जिसका पहला सवाल है ए सेट के लिए दर्ज झैल रबत ए में मालूम करें और इनकी डोमेन और रेंज भी मालूम करनी है। चार जो उसने हमें दे दिए हैं। तो सवाल शुरू करने से पहले सिर्फ मुझे आपके 5 मिनट चाहिए। आप 5 मिनट अगर ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर जाएंगे तो आगे सवाल हल करना कोई मुश्किल है ही नहीं। तो सिर्फ 5 मिनट में हम देखेंगे कि असल में रबत है क्या, डोमेन और रेंज क्या होती है, और इसी तरह मतरतब जोड़ा क्या होता है। ये चीजें हम समझ जाएंगे तो फिर हमें सवाल करने में बहुत आसानी रहेगी। आइए तो अब हम अपने कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। देखिए, अगर लफ्ज रबत पे गौर करें, इंग्लिश में इसको कहते हैं रिलेशन। तो रबत मतलब राबता। राबता किसी भी दो चीजों के दरमियान, दो लोगों के दरमियान राबता, वो एक रबत है, एक रिलेशन है। जैसे देखो, माँ और बेटा, बाप और बेटा, मियाँ बीवी, उस्ताद शागिर्द, इनका इसी तरह गाहक दुकानदार, और ढेर सारी हम इस तरह मिसालें देख सकते हैं अपनी रियल लाइफ में। तो हर दो जानदारों का या हर दो चीजों का, हर दो नंबरों का आपस में इस तरह एक रिलेशन होता है। तो उसको हम रियाजी में कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसको आप देख लो। हम टू दी पॉइंट बात करेंगे सिर्फ। देखो, अगर ए और बी कोई से दो सेट हम ले लें, अभी ये नहीं लेंगे, हम अपनी मर्जी से कोई ले लेते हैं। ए सेट है, मैं कहता हूँ यहाँ पर है सिर्फ 1 2 3, ठीक है। और एक बी सेट है, बी सेट हम ले लेते हैं 1 4 और 9, ये सेट ले लिए हमने, ठीक है। तो रबत कहता क्या है? रबत सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट के साथ कोई खास रिलेशन, वो रबत है, ठीक है। वो क्या होगा? हमारा रबत होगा। अच्छा, अब रबत को हमने जोड़े की शक्ल में कैसे लिखना है, ये देखो। हम छोटी ब्रैकेट लगाएंगे। अब अगर इसको हम देखें, ये देखो, 1 है, ये भी 1 है, 2 है, 4 है, 3 है, 9 है। तो कुछ समझ तो ऐसे आ रहा है कि 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 आ गया। तो मतरतब जोड़ा इसका इस तरह हम बनाएंगे कि 1,1, ये 1 बन गया जोड़ा। फिर आगे 2 किसके साथ अटैच है? 4 के साथ अटैच है। और 3 किसके साथ अटैच है? 3 हमारा 9 के साथ अटैच है। अगर इसकी हमने जनरल फॉर्म देखनी हो तो मान लो कि सेट ए के एलिमेंट्स हैं, इनको हम एक्स का नाम दे देते हैं, सेट बी के एलिमेंट्स को वाई का नाम दे देते हैं। तो जोड़ा कुछ ऐसे फिर बनेगा, एक्स कॉमा वाई, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है। और ये भी आपने बात याद रखनी है कि एक्स यहाँ पर पहला एलिमेंट है, वाई दूसरा एलिमेंट है, और कभी भी ये चीज आपस में बराबर नहीं होती। अब x कॉमा वाई, कोई इस तरह कॉमा वाई एक्स लिख दे तो ये आपस में बराबर नहीं है। 1,2 ये बराबर नहीं होगा 2,1 के। ये बात आप याद रखोगे। अब रबत क्या होता है असल में? रबत, एक तो ये मैंने आपको थोड़ा सा डिफाइन कर दिया। रबत क्या है? असल में दो सेटों के दरमियान रिलेशन है, अगर हम रियाजी की जुबान में देखेंगे। अच्छा, अब रबत यहाँ पर क्या कैसे करेंगे इस सवाल को? ए के लिए दर्ज झैल रबत ए में मालूम करें। तो इसके लिए हमें यह समझना होगा कि कारतीसी हासिल ज़रब क्या होता है। कारतीसी हासिल ज़रब को इंग्लिश में हम कह देते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये क्या चीज है? देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट ये चीज है, अगर मैं आपको यहाँ पर लिख दूं, अगर हम इस तरह लिखें कि ए, यहाँ से ए सेट का पहला एलिमेंट उठाएं और इसको इन सभी के साथ अटैच कर दें। 1,1, फिर मैं करूं 1,4, और फिर मैं करूं 1,9। एक इन तीनों से अटैच हो गया, ठीक है। ये तरीकाकार होगा। फिर कॉमा, फिर 2 को इन तीनों से अटैच करूं, 2,1, 2,2, 2,3, और फिर इसी तरह मैं तीसरे को भी अटैच करूं, 3,1, 3,2 और 3,3, ठीक है। और इनको मैं एक सेट में बंद कर दूं। तो ये जो चीज अभी मुझे मिली है, इसको बोलोगे आप ए क्रॉस बी, ठीक है। इसको बोलते हैं कारतीसी हासिल ज़रब, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, हो गया जी। अब रबत क्या होता है? रबत को इंग्लिश में आप रिलेशन कहते हो, तो उसको हम आर से डिनोट करेंगे,
ठीक है। रबत असल में क्या है, ये जितने भी आपके पास जोड़े दिए गए हैं, ऑर्डर्ड पेयर दिए गए हैं, आप इनमें से कोई से 2 उठा लो, 3 उठा लो, 1 ही उठा लो, 4 उठा लो, कोई उठा लो आप, तो वो एक छोटे सेट में बंद कर दो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ये ले लेता हूँ और एक मैंने ये ले लिया, कोई आप ले लो, लाजमी नहीं है ये है मेरे वाले ही आपने लेने, जो दिल करे आपका वो आप ले सकते हो। ये मैंने 3 ले लिए, चले। तो ये क्या है, एक रिलेशन है, एक रबत है। अब रबत में यहाँ पर आप 3 जोड़े भी लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो, कोई सिंगल भी लिख दे तो कोई मसला नहीं है। इस तरह ढेर सारे हम रिलेशन यहाँ पर बना सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि तमाम बच्चों के आंसर मैच करें इस केस में, क्योंकि देखो कोई हो सकता है ये 2 उठा ले, अगला बच्चा इसको और इसको उठा ले, तो मसला नहीं है, तो वो ठीक ही माने जाएंगे। बस आपने लिखे इस तरह हो, ठीक है। तो ये आपका रिलेशन हो गया। अब सिर्फ हम चूंकि टू द पॉइंट बात करनी है हमने, अब देखो डोमेन और रेंज क्या होती है। डोमेन क्या है और रेंज क्या है। जब आप रिलेशन बना लो, रिलेशन की डोमेन रेंज की हम बात करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट की अगर वो इसमें भी चल जाएगी डेफिनेशन। अगर रिलेशन जब आप बना लो, एक रिलेशन बन गया, अब वो पूछेगा कि आर की डोमेन क्या है, तो आप इस तरह लिखोगे, डोमेन ऑफ आर बराबर है, ये जो ऑर्डर पेयर आपने लिखे हैं, यहाँ पर जोड़े लिखे हैं, इनके आपने पहले पहले एलिमेंट उठाने हैं बस, ठीक है। और ये है, हम इसको सेट की सूरत में लिखेंगे डोमेन ऑफ आर को, ठीक है। डोमेन आर सेट की डोमेन को हम सेट के फॉर्म में लिखेंगे। ये यहाँ पर देखो, अब पहला एक है, यहाँ पर क्या है, पहला एक है, नहीं लिखेंगे, क्योंकि याद रखना सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता, हम 2 बार नहीं लिख सकते। और दूसरा फिर यहाँ पर क्या आ गया, 2 आ गया। तो ये क्या है जनाब, ये डोमेन है आर की। इसी तरह आपसे वो पूछ ले रेंज क्या है, तो डोमेन को मैंने पूरा नहीं लिखा, इसको मैथमेटिकली ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। DOM RAN फॉर रेंज होगा, RAN रेंज इस तरह लिख के आप ब्रैकेट में आर डाल दोगे, रेंज। अब रेंज क्या होती है, बाद वाले एलिमेंट ये रेंज होती है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर रेंज क्या बन रही है, 1, 9 और 3। इस आर की डोमेन ये है और इस आर की रेंज ये है। तो इस तरह अब हमें पता चल गया कि रबत क्या है, कारतीसी हासिल ज़रब क्या होता है, कारतीसी हासिल ज़रब निकालने के बाद उससे हम रिलेशन कैसे निकालते हैं, और फिर उस रिलेशन की डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं। ये चीजें हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अब देखना सवाल कितने आसान होते हैं हमारे लिए। अब आप सवाल नंबर 1 को देखो, ए सेट उसने दिया है, कहता है के लिए दर्ज झैल रबत ए में मालूम करें। यानी अब हमें बी सेट नहीं दिया गया और ए को ए में मालूम करना है। दूसरे लफ्जों में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कारतीसी हासिल ज़रब ए क्रॉस ए मालूम करना है, ठीक है। तो ए क्रॉस ए एग्जाम्पल जैसे मैंने पहले आपको बताई, उसमें ए क्रॉस बी किया था हमने, ए और बी डिफरेंट रखे थे, दोनों मुख्तलिफ रखे थे। लेकिन यहाँ पर अब ए सेम है, ए दूसरा सेट है नहीं है, तो बी भी हमारा ये ए ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ए क्रॉस ए। आप इस तरह चलो लिख लो, 1 2 3 4 ब्रैकेट बंद और क्रॉस डाल दो, फिर 1 2 3 4। अब इसका कैसे करना है, हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट, आप यहां से पहला एलिमेंट उठाओगे और इनके सारे एलिमेंट्स के साथ उसके जोड़े बना दोगे। तो जल्दी से हम अब ये बना लेते हैं, ठीक है। तो आप देखते जाओ, पहला पहले के साथ 1 2 आ गया, 1 3 आ गया, 1 4 आ गया, ठीक है। अब 1 खत्म हो गया, अब 2 को उठाना है और इन सभी के साथ ऐसे लिख देना है। ठीक है, तो ये हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिया, कारतीसी हासिल ज़रब निकाल लिया। अब इसी कारतीसी हासिल ज़रब में से उसने हमें ये 4 रिलेशन दिए हुए हैं, 4 रबत दिए हुए हैं, लेकिन उसने इसको तरकीब सेट साज फॉर्म में लिखा हुआ है, तरकीब सेट साज की शक्ल में लिखा हुआ है। यानी खसूसियत बता दी है कि आपने किस तरह के जोड़े उठाने हैं। तो इनको अब हम 1 बाय 1 देख लेते हैं, बड़े आसान है। वो कहता है ये आप सेट भी लिखो सारा अंतराजी फॉर्म में, ये तरकीब सेट साज है ना, यानी अकेला अकेला जोड़ा ढूंढ के लिखो। और दूसरा फिर जब वो आप लिख लोगे तो उसकी आपने डोमेन और रेंज भी मालूम करनी है, डोमेन और रेंज,
ये भी कहता है मालूम करनी है। तो आइए अब हम पहला देखते हैं। तो पहला क्या कहता है वो देखो, पहला है, इसको हम मान लेते हैं, ये अपने पास से फर्ज कर लेते हैं, ये R1 है, R2 है, R3 है, R4 है। जरूरी नहीं है ऐसे कहना, आप ना कहो कोई मसला नहीं, लेकिन हम सहूलत के लिए कह देते हैं ये पहला रिलेशन है। तो R1 हमारे पास है x, y, जबकि y बराबर है x का, ठीक है। और ये आप देखो, जब भी हम जोड़े लिखेंगे तो याद रखना, ये पक्की बात है कि पहला आपका x हुआ करेगा, दूसरा आपका y हुआ करेगा। तो कहता है आपने एक रास a में से वो जोड़े उठाने हैं जिसमें y और x दोनों बराबर हो, यानी पहला और बाद वाला बराबर हो। तो देखो इस केस के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं चेक करो। ये एक पहला जोड़ा आ गया 1 1, फिर ये 2 2 आ गया, 3 3 आ गया, और ये 4 4, यानी ये कह लो ये डायगोनल आ गया, ठीक है, इस तरह से। तो इसमें R1 में क्या आ जाएगा, 1 1, देखो x y बराबर है, ठीक है, 2 2 x y बराबर है, इसी तरह 3 3 और 4 4, ठीक हो गया। तो ये हमने तरकीब सेट साज से इसको हमने लिख दिया है अंदराजी फॉर्म में। अब इसकी डोमेन और रेंज लिखनी है, तो वो हम पहले सीख चुके हैं, डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। तो डोमेन ऑफ R1 इस तरह आपने लिख देना है, ठीक है, बराबर है। अब हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब आप रिलेशन बना लो तो उसके बाद जो पहले पहले एलिमेंट होंगे वो हमारी डोमेन होगी। तो पहले पहले एलिमेंट यहाँ पर लिख दो, 1 2 3 4, 2 3 4, ये हो गई आपकी डोमेन, सही है। और अब इसके रेंज लिखनी है, तो मेरा ख्याल आप समझ गए होंगे, रेंज ऑफ R1 वो क्या होगी, क्या करना है हमने, बाद वाले एलिमेंट ये वाले ये लिख देने, 1 2 3 और ये 4। तो इस तरह हमने रिलेशन भी लिख दिया और साथ ही साथ उनकी डोमेन और रेंज भी लिख दी। अब हम R2 को देखेंगे, दूसरा जोड़। देखो क्या कहता है वो, x, y इस तरह के आपने जोड़े लेने हैं जबकि y जमा x बराबर है 5 के, x जमा y बराबर है 5 के, सेम ही चीज है। तो कहता है अब आपने वो जोड़े उठाने हैं कि उनके अगर आप नंबरों को जमा करोगे तो आपका 5 आंसर आना चाहिए। तो आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखूंगा R2 बराबर है, यानी दूसरा रिलेशन क्या था, वो कहता है जी x, y जबकि y जमा x बराबर है 5 के। वो आपने यहाँ से जोड़े उठाने हैं जिनके नंबर्स को जमा करे तो जवाब 5 आए, ठीक है। तो इस केस में R2 हमारा बनेगा, देखो 1 जमा 1 2, 2 और 1 3 9, ये आ गया, 1 और 4, 1 जमा 4 कितने होते हैं, या 4 जमा 1 कितने होते हैं, 5 होते हैं ना। तो आप यहाँ पर ये लिख दोगे, और ये है 2 3, ठीक है, और एक ये है 3 2, चेक करो, आपने बाकी भी चेक कर लेने हैं, ठीक है। और ये भी याद रखना आप, ये एक ट्रिक है कि एक कितार में जिस तरह अगर मैंने लिखा है, अगर आप इस तरह लिखते हो तो एक कितार में सिर्फ एक ही जोड़ा इस तरह का मिलेगा जिसको जिनके नंबरों को जमा करने से 5 आता होगा, ठीक है। तो ये 3 2 आ गया और इसके बाद ये आ गया एक 4 1। तो ये हमने R2 रिलेशन 2 को, रबत को हमने अंतराजी फॉर्म में लिख लिया। अब इसकी डोमेन लिखेंगे और रेंज लिखेंगे, सिंपल। तो डोमेन ऑफ R2 वो क्या होती है, डोमेन के पहले पहले एलिमेंट लिख दो, वो क्या जी 1 2 3 और 4, ये डोमेन होगी। अब इसी की हमने रेंज लिखनी है, तो RAN लिखेंगे और साथ में R2 लिख देंगे। तो ये क्या आ जाएगी रेंज इसकी, 4 3 2 1। आप चाहो तो ऐसे लिख दो 4 3 2 1, और चाहो तो आप इनको तरतीब से लिख दो 1 2 3 4, ठीक है। याद रखना जब आप सेट की फॉर्म में लिखोगे, ये दरमियानी ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हुए लिखोगे, तब ये नंबरों की तरतीब अहमियत नहीं रखती, याद रखना, ये आगे पीछे लिखे जा सकते हैं। लेकिन जब आप इनको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखोगे तब आप ऐसा नहीं कर सकते, तब आपको तरतीब का ख्याल रखना होगा, ठीक है। तो इस तरह हमने डोमेन और रेंज भी निकाली और सेट R2 का R2 रबत भी हमने मालूम कर लिया। अच्छा जी, अब जरा R3 को देखें। R3 क्या है, तीसरा जूस। कहता है आपने जोड़े उठाने हैं, जबकि कैसे जोड़े उठाने हैं
कि आप x और y को अगर जमा करो, जोड़ो के दोनों नंबरों को जमा करो तो जवाब 5 से छोटा आए। 5 से छोटा है यानी 4 आ जाए जवाब, 3 आ जाए, 2 आ जाए, 1 आ जाए, तो वो सारे हम लिखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं वो कौन से हो सकते हैं। तो जल्दी से मैं लिख लेता हूं, यहाँ पर R3 मेरा है जनाब x, y, जबकि कहता है कि आप x जमा y कर लो। x जमा y करोगे तो आंसर आपका 5 से छोटा आएगा। तो इसको जल्दी से अंदराजी फॉर्म में लिखते हैं। तो जब आप इसको अंदराजी फॉर्म में लिखोगे तो चेक करो अब वो कौन से जोड़े हैं जिनके नंबरों को जमा करें तो आंसर 5 भी नहीं आना चाहिए, 5 से बड़ा भी नहीं आना चाहिए, 5 से पीछे पीछे रहे। एक और एक जमा करोगे 2, 5 से छोटा है तो इसको आप लिख दोगे। ठीक है, एक और 2 को जमा करोगे 3, 5 से छोटा है, लिख दोगे। एक और 3 को जमा करोगे 4, 5 से छोटा है, लिख दोगे। एक और 4 को जमा करोगे 5 के बराबर है, नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ बराबर का साइन नहीं है, छोटा है, ये नहीं लेंगे। इसी तरह अब आगे आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, 2,1 लेंगे, बिल्कुल लेंगे, 2 2 भी लेंगे और ये नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे। ठीक है, यहाँ से 3,1 लेंगे, 3,1 ये लेंगे और ये भी नहीं लेंगे, ये 6 हो गया, ये 4 3 7 हो गए, ये 4 1 5 हो गए, तो 5 भी नहीं लेना, 5 से छोटा लेना था, तो ये आगे वाले भी बड़े होंगे तो ये भी नहीं लेंगे। तो इस तरह हमने ये R3 लिख लिया है। अब इसकी डोमेन और रेंज मालूम करनी है, तो डोमेन ऑफ R3 क्या होगी। हाँ जी, डोमेन हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब आप रिलेशन निकाल लो तो उनके ऑर्डर्ड पेयर के पहले वाले एलिमेंट्स ये आपकी डोमेन होंगे। ठीक है, और डोमेन R3 की क्या होगी, ये सेट की फॉर्म में होगी। तो ये 1 1 1 हम 3 बार नहीं लिखेंगे, 1 बार ही लिखेंगे क्योंकि सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता। ठीक है, और ये 2 2 है, पहला तो 1 बार ही लिखा जाएगा और ये 3 आ गया। तो ये आ गई आपकी डोमेन R3 की। अब इसकी निकालेंगे रेंज। रेंज R3 की क्या आएगी, देखो बाद वाले एलिमेंट ले लो, 1 2 3, फिर क्या है 1 2 1, मतलब 1 2 3 इसकी रेंज आ जाएगी। ठीक हो गया, तो इस तरह हमने क्या किया, R3 को तरकीब सेट 7 से अंदराजी फॉर्म में भी लिख लिया, R3 मालूम किया और उसकी डोमेन और रेंज भी मालूम कर ली। तो अब हम करेंगे इसका चौथा जुज। चौथा जुज हमारे पास है, अब हम लिख लेते हैं R4। अब कहता है जी आपने ऐसे जोड़े उठाने हैं जिनके नंबर्स को अगर हम जमा करें तो आंसर हमारा 5 से बड़ा आए। बड़ा है 5 से, जिस तरह मुंह ओपन होता है वो चीज बड़ी होती है, 5 से बड़ा आए। ठीक है, तो देखो अब ये आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट पूरी लिखी हुई है। अब वहां से हमने वो जोड़े उठाने हैं कि जिनके नंबर्स को जमा करें तो आंसर 5 से बड़ा आना चाहिए। 1 जमा 1 2 नहीं लेंगे, 1 और 2 3 होते हैं, नहीं लेंगे, 3 और 1 4 नहीं लेंगे, 4 और 1 5, 5 से बड़ा होना चाहिए, पूरा 5 ना हो, ये नहीं लेंगे, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये ले लेंगे 2,4। ठीक है, ये ले लिया हमने। और 3 1 4 नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे, ये दोनों ले लेंगे हम 3,3 3,4। ठीक है, और ये नहीं लेंगे, 4 1 5 हो गया ना, तो नहीं लेंगे, बड़ा लेना है हमने। 4 और 2 6 ले लेंगे, 4 3 7 लेंगे, 4 4 8 ये भी हम लेंगे, तो ये तीनों ले लेते हैं। 4,2 4,3 और ये रहा 4,4। ठीक हो गया, तो ये ले लिया हमने। अब इसके हमने डोमेन और रेंज मालूम करनी है, तो डोमेन ऑफ R4 ये क्या होगी, पहले एलिमेंट्स आपने देख लेने क्या है, 2 है, 3 3 2 लिख लिया, 3 3 1 बार ही लिखेंगे, 3 2 बार नहीं लिखेंगे, 4 है तो 4 लिख लिया। तो ये हो गई इस R4 की डोमेन। और अब इसकी लिखेंगे रेंज। ठीक है, R4 की रेंज, तो रेंज क्या होती है, बाद वाले एलिमेंट 4 3 4, मतलब 4 हो गया, 3 हो गया और क्या है 2 है। ठीक है, तो ये इसकी रेंज हो गई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको यह सवाल अच्छे से समझ आ गया होगा।
अब जरा सवाल नंबर 2 देखें, जो कि बहुत ही मजेदार, अहम और आसान है। सवाल नंबर 2 कहता है जी, दर्ज झैल में से कौन सी अशकाल तफ़ाल को ज़ाहिर करती हैं और किस किस्म के तफ़ाल हैं। ये नीचे उसने 4 हमें वेन डायग्राम दी हैं और पूछता है इनमें से बताएं कौन से फंक्शन हैं, अगर हैं तो वो फिर किस किस्म के हैं। तफ़ाल उर्दू में कहते हैं, फंक्शन हम इंग्लिश में कह देते हैं। ठीक हो गया, तो ये हमारा सवाल नंबर 2 था। अब इसको समझने के लिए सिर्फ आपके 5 मिनट तकरीबन हमें चाहिए होंगे। तो वो अगर हम ताकि हम ये फंक्शन और फंक्शन की इकसाम को अंडरस्टैंड कर लें, जब हमें ये समझ आ जाएगी तो हम क्वेश्चन को देखते सार ही बता देंगे कि ये फंक्शन है या नहीं है, या ये फंक्शन की कौन सी किस्म है, इनटू, ऑनटू, सब्जेक्टिव, इंजेक्टिव, बाइजेक्टिव, क्या चीज़ है, तो हम फटाफट बता देंगे। तो इसलिए हम 5 से 7 मिनट लगा के पहले आर्टिकल को अच्छी तरह समझ लेते हैं। सबसे पहले हम फंक्शन की डेफिनेशन को समझते हैं कि फंक्शन असल में होता क्या है। अब जरा देखना, मैंने काफी डाटा सारा पहले से लिख लिया है ताकि हमारे वक्त की बचत हो। ये देखो, ए और बी 2 सेट हमने ले लिए हैं, वो दोनों सेट गैर खाली होने चाहिए, एम्प्टी नहीं होने चाहिए, खाली ना हो। ए सेट ले लिया, बी ए सेट में 1 2 3, बी सेट में ए बी सी। अच्छा, अब इनका साथ ही मैंने ले लिया कार्तीसी हासिल तरफ, जिसे हम कार्टीजियन प्रोडक्ट कह देते हैं, जो हम सवाल नंबर 1 में कर रहे हैं। कैसे लिया जी, एक यहाँ से उठाया और इसको इन तीनों से अटैच कर दिया, 1A 1B 1C। फिर 2 उठाया, उसको तीनों से अटैच कर दिया, फिर 3 उठाया और उनको यहाँ पर तीनों से अटैच कर दिया। तो इस तरह हमें A क्रॉस B मिल गया, कार्टीजियन प्रोडक्ट मिल गई। अब फंक्शन क्या है, फंक्शन को हमने समझना है। देखो, सवाल नंबर 1 में हमने कार्टीजियन प्रोडक्ट बनाई थी, फिर उससे उसने 4 रिलेशन हमें दिए थे, कहता था ये रिलेशन भी निकालो, तो हमने रिलेशन यानी रबत भी मालूम किए थे। अच्छा, रबत होता गया है, देख लो, जब आप A क्रॉस B मालूम कर लो सारा, तो क्या करना है, इसमें से कोई से आप 2 3 जोड़े उठा लो, कोई से 2 3 4 5 6 मैक्सिमम जितने हैं, इससे कम ही रखना। तो वो उठा लो और उनको आप एक ब्रैकेट में, दरमियानी ब्रैकेट में बंद कर दो, तो वो आपका क्या बन जाएगा, एक रबत बन जाएगा, रिलेशन बन जाएगा। फिर हमने चेक करना होता है वो रबत रिलेशन फंक्शन है या नहीं। ठीक है, याद रखना, पहले ए क्रॉस बी मालूम करेंगे, फिर यहाँ से हम कोई से भी 2 4 जोड़े उठा के उनसे हम उनके यहाँ से रबत निकालेंगे, 2 निकाल लो, 3 रबत निकाल लो। जब आप रबत निकालोगे, फिर उस रबत पे हम फंक्शन के 3 स्टेप हम उस पे अप्लाई करके देखेंगे कि वो 3 स्टेप पूरे होते हैं या नहीं। अगर तो 3 कंडीशंस, 3 स्टेप हमारे रबत पे पूरे उतरते होंगे, तो फिर हम उस रबत को फंक्शन का नाम देंगे। अगर नहीं उतरते होंगे तो फिर फंक्शन नहीं होगा। और ये बात आप याद रखना कि हर रबत फंक्शन हो यह जरूरी नहीं है, लेकिन हर फंक्शन रबत यानी रिलेशन जरूर होता है, क्योंकि फंक्शन बनता ही तब है जब रबत हो। तो रबत का फंक्शन होना जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन जो फंक्शन होगा वो रबत लाजमी होगा। रबत की डेफिनेशन क्या है, कहता है ए और बी 2 गैर खाली सेट हों आपके, तो पहली कंडीशन क्या है, एफ एक ए से बी तक रबत है, यानी हमने एफ एक रबत निकालना है ए से बी तक, यानी एफ तहती सेट होगा ए क्रॉस बी का। अब ये देखो, ए क्रॉस बी सारा उठाया है, तो तहती सेट हम कैसे बनाते हैं कि इसके 2 4 एलिमेंट्स उठाओ और उनका एक सेट बना दो, वो इसका तहती सेट बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पर 2 तहती सेट बना लिए हैं, एक मैंने F1 ले लिया, इसमें 1A 2B 2C 3 ये लिया। आप रैंडमली कुछ भी ले सकते हो यहाँ पर इसमें से। और फिर F2 लिया मैंने, इसमें भी मैंने 3 यहाँ से जोड़े उठा के लिख दिए हैं। ठीक हो गया, ये हमारी पहली ये चीज हो गई पूरी। नंबर 2 क्या कहता है, वो कहता है डोमेन ऑफ द फंक्शन, DOM फॉर डोमेन, डोमेन ऑफ द फंक्शन यानी रबत की डोमेन आपकी A के बराबर होनी चाहिए। डोमेन आपकी A के, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो आपने फंक्शंस लिखे हैं, एक मैं F3 भी लिख लेता हूं यहाँ पर, जल्दी से देखना, हम कोई ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं यहाँ पर 1A 2A और एक मैं ले लेता हूं यहाँ पर 3B ले लेता हूं। ठीक है, ये मैंने यहीं से उठाए हैं, आप चेक कर लेना। तो ये मैंने उठा लिए, 3 उठा लिए। तो कहता है जी डोमेन ऑफ द फंक्शन बराबर A होनी चाहिए। कहता है जो आपने F1 F2 या F3 जितने भी रबत आप लिखोगे, उसकी डोमेन यानी उसके पहले एलिमेंट, पहले अगर वो सारे हम मिलाएं तो वो बराबर A के आने चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये है, कहता है जितने भी आप रिलेशन ले रहे हो उनके आपने पहले एलिमेंट उठाने हैं, अगर तो वो सारे मिलाकर
ए बनता है पूरा तो ठीक है, अगर ये बनता ही नहीं है तो फिर हम आगे जाएंगे नहीं, हम वहीं पे बता देंगे कि भाई ये फंक्शन नहीं बन सकता। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन क्या है कि डोमेन ऑफ द फंक्शन बराबर ए के होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है, कहता है एफ के जोड़ों के पहले अरकान बराबर ना हो, एफ के जोड़ों के पहले अरकान बराबर ना हो। ये है एफ, ये है इसके जोड़े और ये हैं इसके पहले अरकान। देखो ठीक है, क्या कहता है, सिंपल है, एफ के जोड़ों के पहले अरकान आपके बराबर ना हो। सही है, तो यहां पर देखो अगर 2 और ये भी 2 बराबर हो गया, लेकिन यहां पर क्या है, बराबर ना हो। अगर बराबर हो गए तो तीसरी कंडीशन फेल, रबत हमारा, रिलेशन हमारा फंक्शन नहीं होगा, याद रखना। ठीक है, अब थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि पहली कंडीशन क्या है। वो कहता है आपने एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लेनी है, ए क्रॉस बी या जो भी सेट वो देगा, और उसके बाद आपने पहले नंबर पे आपने रबत निकालने हैं, जैसे मैंने निकाले हैं या वो हमें खुद निकाल के देगा। नंबर 2 कहता है जो आपने रबत निकाला है अगर उसके हम डोमेन चेक करें तो वो ए होनी चाहिए। दूसरे लफ्जों में ए सारे का सारा इस्तेमाल होना चाहिए, एक खाली ना रहे रबत में। नंबर 2 हो गया जी। नंबर 3 कहता है अब जो आप रबत बना लिया है उसके पहले एलिमेंट रिपीट ना हो, ऐसा ना हो कि पहले एलिमेंट 2 बार सेम ही आ जाए या 3 बार सेम आ जाए, ऐसा ना हो। ठीक है, तो अगर ये 3 कंडीशंस पूरी होती हैं तो फिर वो कहता है कि आप रबत को फंक्शन का नाम दे सकते हो कि वो एक फंक्शन है। तो आओ जरा जल्दी से, अब आपने मुझे बताना है, ये है F1, ये है F2, ये आपके सामने मैंने इसको सेट के फॉर्म में भी लिख दिया है और वेन डायग्राम की फॉर्म में भी लिख दिया है। अब देखो जरा, मुझे बताओ जरा ये फंक्शन है या नहीं, चेक करो। 1a 2b 2c 3a। देखो पहली कंडीशन क्या है, एफ तहती सेट है ए क्रॉस बी का, बिल्कुल ठीक है, पहली कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। दूसरी कहता है डोमेन ऑफ एफ बराबर ए होना चाहिए, तो हाँ जी, डोमेन अगर इसकी देखें 1 2 फिर 2 फिर 3, तो 1 2 3, अगर इसकी मैं डोमेन देखूं तो डोमेन क्या आ रही है आपके पास, 1 2 3, ऐसे ही है, 1 2 3 डोमेन आपकी पूरी आ रही है, तो मतलब दूसरी कंडीशन भी पूरी है। तीसरी क्या कहता है, एफ के जोड़ों के पहले अरकान बराबर ना हो, तो यहां पर देखते हैं 1 2 2, देखो ये काम खराब कर गया। ठीक है, 2 2 के बराबर आ गया, हालांकि यहाँ बराबर नहीं होने चाहिए थे, तो इसका मतलब है तीसरी कंडीशन यहाँ पर फेल हो रही है, तो लिहाजा ये F1 आपका फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, अगर इसको हम इस फॉर्म में देखें तो देखो जरा 1 किसके साथ अटैच है, ए के साथ, तो 1 ए के साथ अटैच कर दिया, 2 बी के साथ है, बी के साथ कर दिया, 2 फिर सी के साथ है, सी के साथ कर दिया, और 3 ए के साथ है, ए के साथ कर दिया। अच्छा, अब अगर वेन डायग्राम दे दे वो और वो पूछे जी वेन डायग्राम को देख के बताओ, तो देखना, ये आप याद रखना बात को कि जब वो वेन डायग्राम देगा आपको तो याद रखना ये ए सेट में से, अगर ये ए है इसको हम बी कह देते हैं, तो ए सेट में से किसी भी एलिमेंट से 2 तीर ना निकले, ये बात याद रखनी है, किसी भी एलिमेंट से 2 तीर ना निकले। ठीक है, यहां पर देखो 2 से 2 तीर निकल रहे हैं, बी को भी जा रहा है सी को भी जा रहा है, तो इसका मतलब है 2 बी के साथ भी अटैच है, 2 सी के साथ भी अटैच है, ये चीज हो रही है, मतलब 2 रिपीट हो रहा है। तो यहां से पता चल रहा है कि ये हमारा ठीक नहीं है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, यहां से भले सारे एक नंबर पे अटैच हो जाए, 1 ए पे चला गया, 3 ए पे चला गया, इशू नहीं है, आपको हो गया ये इस तरह हो गया, नो नो, यहां से 2 ना निकले, बस ये आपने याद रखना है। तो आइए अब हम F2 को देखते हैं। देखें जरा F2, अब पहली कंडीशन क्या है कि F एक ए से बी तक रबत यानी F तहती सेट होना चाहिए ए क्रॉस बी का, यानी ए क्रॉस बी के जोड़ों में से उठा के F2 बनाया गया हो, तो बिल्कुल ठीक है, पहली कंडीशन हमारी पूरी। अब दूसरी कंडीशन क्या कहता है, डोमेन ऑफ द फंक्शन बराबर ए के होनी चाहिए। अब डोमेन क्या होती है कि पहले एलिमेंट, तो यहां पर अगर हम देखें पहले एलिमेंट क्या है, 2 2 1, तो डोमेन क्या बनी, 1 और 2 बनी ना, तो डोमेन ऑफ दी F2 क्या हो गई, 1 और 2। अब देखो 1 और 2 डोमेन इसकी बन गई है। अब डोमेन कहता है ए के बराबर होना चाहिए, ए हमारा सेट था 1 2 3, मतलब डोमेन में 3 भी आ रहा है यहाँ पर, और ये इसके बराबर होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर आपके पास 3 नहीं आ रहा, चेक करो, तो इसका मतलब है इसकी डोमेन ही ए के बराबर नहीं है, इसकी डोमेन
ए के बराबर नहीं है। तो जब ए के बराबर नहीं है तो तीसरी कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहीं पर हम कह देंगे कि भाई आपका ये फंक्शन नहीं बनेगा। अगर इसको आपने देखना हो वेन डायग्राम की फॉर्म में, तो देखो 2a के साथ है, 2a के साथ अटैच है, 2b के साथ अटैच है, तो 2b के साथ भी अटैच कर देते हैं। तीसरी कंडीशन भी वैसे पूरी नहीं हो रही है, और 1b के साथ अटैच है, तो 1b के साथ अटैच है। तो यहाँ पर भी देखो कि आपका ए सेट आपका यहाँ पूरा इस्तेमाल नहीं हुआ, ये 3 खाली रह गया है। ठीक है, ये 3 आपका खाली है, लिहाजा ये F2 आपका फंक्शन नहीं हो सकता। अब F3 को देखो जरा, F3 में देखो, अगर इसके हम वेन डायग्राम बना लें, चले यहाँ पर बना लेते हैं। F3 अब जगह नहीं है, यहाँ पर देखो, ये एक मान लो ये इसकी रेंज है। ठीक है, बी नहीं है, मतलब बी का सबसेट कह लो आप। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1 2 3 ए बी सी, तो एक 1 ए के साथ अटैच, 2 बी के साथ अटैच है, नहीं 2 बी ए के साथ अटैच है, 2 ए के साथ, और 3 बी के साथ अटैच है, 3 आपका बी के साथ अटैच है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि ए सेट सारा इस्तेमाल हो रहा है। पहली कंडीशन भी पूरी है, दूसरी डोमेन ऑफ एफ बराबर ए, तो इसके अगर डोमेन देखें तो 1 2 3 आ रही है, तो वो ए के बराबर है। ओके, और तीसरी कहता है एफ के जोड़ों के पहले अरकान बराबर ना हो, और वाकई यहाँ पर कोई भी पहला रुकन आपस में बराबर नहीं है। तो ये तीनों कंडीशंस F3 में पूरी हो रही हैं, लिहाजा F3 एक फंक्शन है। याद रखना, यहाँ पर कोई खाली रहता है तो रह जाए, सी खाली है, हमें मसला नहीं है। ठीक है, फंक्शन चेक करते वक्त ये आप बात याद रखना, फंक्शन चेक करते वक्त डोमेन सारी इस्तेमाल होना जरूरी है। रेंज इस्तेमाल हो जाए तो भी ठीक, इस्तेमाल ना हो तो भी ठीक। ठीक हो गया, डोमेन सारी यूज होनी चाहिए। अब हम इस फंक्शंस की तफाल की किस्में पढ़ेंगे, इनटू, ऑनटू, सब्जेक्टिव, बाइजेक्टिव, इंजेक्टिव वगैरह वगैरह। और याद रखना आप, फंक्शन को चेक करते हुए डोमेन पूरी इस्तेमाल होना जरूरी है, और फंक्शंस की इकसाम को चेक करते वक्त हम सारा ध्यान रखेंगे रेंज पर, बी सेट पर, बाद वाले सेट पर, रेंज पर। ठीक है, तो जितनी भी फंक्शंस की अब हम आगे किस्में पढ़ेंगे, तफाल की किस्में पढ़ेंगे, वो सारी डिपेंड करती होंगी रेंज पर। रेंज कैसी होगी तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, तो ये अभी हम देखेंगे। ठीक है, डोमेन का काम बस इतना ही था कि उसने हमें बताना था ये फंक्शन है या नहीं, फंक्शन कैसा है ये फैसला करेगी रेंज। तो अब हम फंक्शन यानी तफाल की किस्मों को चेक करेंगे कि कैसे पता चलेगा कौन सा तफाल या फंक्शन कैसा है, यानी किस्में डिस्कस करेंगे, जिसमें पहले आता है इनटू। इन का मतलब होता है में। ठीक है, और इसको आप समझना, इनटू का मतलब होगा, यहां उसने लिखा है कि रेंज ऑफ द फंक्शन, फंक्शन की जो रेंज होगी वो सबसेट है, वाजिब सबसेट है बी का। यानी दूसरे लफ्जों में आप कह लो, अगर आसान करके कहें कि इनटू फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें बी सेट सारा इस्तेमाल नहीं होता, बी सेट का कोई ना कोई एलिमेंट खाली रह जाता है। जैसे इसके लिए आपको देखो, ये मैंने एक फंक्शन लिया है f1, 1a 2a 3b, इसकी डोमेन ऑफ द फंक्शन 1 2 3, ये ऑफ कोर्स ये a ही होना है सारा, क्योंकि ये होगा नहीं तो आगे तो चलेंगे नहीं, वो फंक्शन ही नहीं होगा। इसकी रेंज देखो क्या है, ए बी। अब इसको अगर मैं वेन डायग्राम में आपको बना के दिखाऊं, देखो, ठीक है, ये आपकी हो गई रेंज जो कि बी का सबसेट होगी, और ये आपका ए है 1 2 3, और यहाँ है ए बी सी। अब यहां पर देखो 1 ए के साथ अटैच है, 2 बी ए के साथ अटैच है, और 3 बी के साथ अटैच है। ठीक है, तो यहां पर देखो आपकी रेंज में बी सेट का सी खाली रह गया, तो यही इनटू फंक्शन होता है। ठीक है, याद रखना, इनटू फंक्शन में रेंज का कोई ना कोई एलिमेंट खाली रह जाता है कि वो ए के किसी भी एलिमेंट के साथ अटैच नहीं होता, तो ये होता है इनटू फंक्शन। सिंपल, बहुत सिंपल है। वेन डायग्राम अगर आपको दी गई, आप देखो क्या रेंज कोई खाली है, अगर तो खाली है तो वो आप कह दो कि ये इनटू फंक्शन है। ठीक है, अब इसके बाद नंबर 2 पे आता है 1 1 या इंजेक्टिव। 1 1 लफ्ज से पता चल रहा है, 1 1 ए का भी एक एलिमेंट, बी के भी सिर्फ एक एलिमेंट से ही अटैच हो। अब इसको अगर मैं आपको डायरेक्ट वेन डायग्राम बना के दिखा देता हूं, यहां पर अगर हम देखें,
1 2 3 A B C, ठीक है। और इसमें देखो अगर 1 को A से अटैच कर दूं, 2 को B से अटैच कर दूं, 3 को C से अटैच कर दूं, कोई बच्चा 3 को A से अटैच कर दे, 1 को B से कर दे, 2 को C से, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। मसला बस इतना सा है, याद रखे, ख्याल रखना है आपने कि इधर से एक एलिमेंट इधर भी एक ही एलिमेंट से अटैच हो। 1 1 का मतलब ये होता है, तो उसको आप कह दोगे इंजेक्टिव। क्या बोल दोगे उसको? इंजेक्टिव। और याद रखना इंजेक्टिव फंक्शन में आपकी रेंज ये आपकी पूरी भी हो सकती है और कोई एलिमेंट खाली भी रह सकता है। मान लो अगर हम यहाँ पर डी भी लगा देते, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दूं, यहाँ हम डी लगा देते तो डी इस वक्त खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। डी यहाँ पर क्या है? खाली पड़ा है। तो इस वक्त भी ये क्या है? 1 1 है, या इसको इंजेक्टिव भी कहते हैं। इंजेक्टिव का मतलब होता है जो इनटू भी हो। इनटू का मतलब होता है रेंज का कोई एलिमेंट खाली रहना चाहिए और साथ में 1 1 भी हो। इनटू भी हो, इनटू का मतलब फौरी जहन में आना चाहिए कि बी एलिमेंट कोई खाली रहेगा और साथ में 1 1 भी हो। अब यहाँ पर देखो ये इनटू तो है, ये 1 1 नहीं है। चेक करो आप, ये देखो 1 भी है ए से, 2 भी ए से, तो आप इसको 2 1 तो कह सकते हो कि इधर से 2 1 से अटैच हो गए। तो ये 2 1 तो है, 1 1 नहीं है, ये 1 1 है आपका, ठीक है। तो इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, 1 1 या इंजेक्टिव फंक्शन। इसके बाद ऑन टू या सरजेक्टिव। ऑन टू मतलब ऑन हो जाना, पूरा ही बैठ जाना ऊपर। ऑन टू बी फंक्शन सारा इस्तेमाल हो जाएगा। यहाँ पर मैंने बताया था कि जितने भी फंक्शंस की हम किस्में देखेंगे वो सारी डिपेंड करेंगी रेंज पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम कुछ ऐसा कर लें, यहाँ पर देखो ए है, बी है, ऑन टू अब हमने करना है तो 1 2 3 ए बी सी। तो मैं कहता हूं 3 को ए से अटैच कर देते हैं, चलो इस बार 2 को सी से कर देते हैं और 1 को बी से कर देते हैं। तो अगर इसको देखा जाए तो ये बनेगा 1 बी और फिर बनेगा 2 सी और फिर बनेगा 3 ए, ठीक है। तो ये हमारा जो रब्त है फंक्शन बन चुका है। तो ये फंक्शन कौन सा है? ऑन टू का। ऑन टू फंक्शन वो होता है जिसमें आपकी रेंज बी के बराबर आ जाए, या दूसरे लफ्जों में बी सेट सारा इस्तेमाल हो जाए, बी का कोई भी एलिमेंट खाली ना रहे। समझ गए आप? तो वो होता है आपका ऑन टू फंक्शन। इनटू फंक्शन में आपका एलिमेंट खाली रहेगा, ऑन टू फंक्शन में आपका बी सारा इस्तेमाल होगा, कोई एलिमेंट खाली नहीं रहेगा, ठीक है। और सभी फंक्शंस में डोमेन तो ऑफ कोर्स सारी ही इस्तेमाल होगी, तभी तो वो फंक्शन होगा, ठीक हो गया। तो ये आपका हो गया ऑन टू। 1 1 और या इंजेक्टिव का भी मैंने आपको बता दिया कि इंजेक्टिव में आपका कोई एलिमेंट रेंज में से तो खाली रह जाएगा, लेकिन इधर से एक एलिमेंट इधर एक ही दूसरे रेंज में एक से अटैच होगा। और यहाँ पर ये 2 1 हो रहा है, इनटू तो है, ये इंजेक्टिव नहीं है, ये 1 1 है और इंजेक्टिव है। ये आपका ऑन टू है। अब इसका लास्ट एक रह गया, वो है जनाब 1 1 और ऑन टू, जिसको हम बाइजेक्टिव का भी नाम देते हैं। लफ्ज से रहा है 1 1 और ऑन टू। 1 1 का मतलब है ए का एक एलिमेंट बी के एक ही एलिमेंट से अटैच हो, यानी कुछ ऐसा सीन होना चाहिए। और ऑन टू का मतलब है कि कुछ ऐसा सीन होना चाहिए। 1 1 का मतलब है एक से अटैच हो, ऑन टू का मतलब है रेंज बी सेट सारा इस्तेमाल होना चाहिए। तो अगर यही इसमें भी फिट आ सकती है, देखो इसमें यही फिट आ सकती है। 1 1 तो है ना, इधर से एक इधर एक से ही अटैच है, चेक करो, ठीक है, क्रॉस होता है और नो प्रॉब्लम, देखने में लग रहा है। 1 बी से, 2 सी से, 3 ए से, तो ये अपना 1 1 हो गया। ऑन टू भी है, देखो बी सारे का सारा इस्तेमाल हुआ है, तो ये क्या हो गया? बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव वो होता है जो 1 1 भी हो, ऑन टू भी हो, और इंजेक्टिव वो होता है जो 1 1 हो और इनटू हो। समझ गए आप बात को? तो ये इसके लिए ये भी एग्जांपल यही फिट आ जाएगी, सिंपल है, ठीक हो गया। तो मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई होगी। अब हम सवाल को देखते हैं जरा, ये आपके सामने अभी स्क्रीन पे आएगा तो आप फटाफट पहचान जाओगे कि कौन सा फंक्शन कैसा है। तो अगर आपने ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग मतलब कर लिया है अच्छे से, तो आपको ये
अब देखते ही पता चल जाएगा कि ये फंक्शन है या फंक्शन की कौन सी किस्म है। आइए शक्ल नंबर 1 को देखते हैं। अब आप बताओ मुझे कि ये फंक्शन है या नहीं, क्योंकि हम इसकी सारी वो एक्सप्लेनेशन और इसका कॉन्सेप्ट सारा सीख चुके हैं। तो यहाँ पर देखो, अब अगर आपको याद आ रहा हो, ये अब आपकी डोमेन होगी, ये रेंज होगी, ठीक है। तो सभी में ऐसे ही है, ए कर लो, बी कर लो, ए कर लो, बी कर लो, और इसको भी ए कर लो, बी कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि एक आपका ए से भी अटैच है, एक बी से भी अटैच है। यूं कह लो कि आपके यहाँ से दो एरोस निकल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये एक दो से अटैच हो गया। तो अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि यहाँ से आपका एक एलिमेंट से दो तीर ना निकले, दो एरोस ना निकले। एक ए से भी अटैच है, एक बी से भी अटैच है। अगर बाय डेफिनेशन हम देखें तो इसके जब हम बनाएंगे, देखो इसको अगर आप इस तरह करो कि 1A हो गया, 1B हो गया, और 2C हो गया, और 3D हो गया। तो चेक करो कि तीसरी कंडीशन फेल हो रही है। ये पहला एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए था, तो यहाँ पर पहला एलिमेंट रिपीट हो चुका है, तो इसलिए ये फंक्शन ही नहीं है, ठीक है। अब हम शक्ल नंबर 2 को देखते हैं। शक्ल नंबर 2 देखो जरा, क्या सीन लग रहा है आपको? क्या ये फंक्शन है? फंक्शन तो है, तीनों कंडीशन पूरी हो रही हैं, आप चेक कर लेना। अब ये कौन सा फंक्शन है? देखो रेंज बी में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, मतलब ये फंक्शन ना तो इनटू है ना इंजेक्टिव है। अब बात रह गई है ऑन टू की और बाइजेक्टिव की। ऑन टू फंक्शन बिल्कुल है। ऑन टू क्या होता है? जिसमें रेंज सारी इस्तेमाल हो, यानी बी सेट सारा इस्तेमाल हो, तो वो आपका ऑन टू होगा। ऑन टू है, और साथ ही साथ में देखो वन भी है, एक से एक ही अटैच है, तो वन भी है, ऑन टू भी है, यानी आप इसको कह सकते हो कि ये बाइजेक्टिव है। क्या है ये? बाइजेक्टिव। इसको आई थिंक ऐसे लिख देंगे, ये आपका बाइजेक्टिव फंक्शन है। अब शक्ल नंबर 3 को देख लो। अब यहाँ देखो क्या सीन है, बिल्कुल यही सीन है ये भी, ठीक है। तो ये ऑन टू भी है, वन भी है, मतलब ये क्या है फिर? बाइजेक्टिव है। ये भी क्या है आपका? बाइजेक्टिव। अगर आपने कंसेप्ट समझा होगा तो आई थिंक आप फटाफट पहुंच गए होगे। अब ये क्या है देखो जरा। अब पहला ही फंक्शन की जो, अच्छा ये फंक्शन है या नहीं? फंक्शन तो बिल्कुल है। इधर से एक ही तीर निकल रहा है एक में से, मतलब एक एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा कोई भी एलिमेंट ना, ठीक है। अगर आप इसको जोड़ों के फॉर्म में भी लिखोगे जैसे ये लिखा था, तो आप पहचान जाओगे कि ये फंक्शन है। अच्छा, अब ये फंक्शन कौन सा है? इनटू फंक्शन है। इनटू फंक्शन क्या होता है? जिसमें हमारा रेंज सारी इस्तेमाल नहीं होती, सेट बी में से कोई एलिमेंट खाली रह जाता है, तो वो आपका होता है इनटू फंक्शन। तो ये क्या होगा? इनटू फंक्शन। ठीक हो गया? उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब मशक 3.3 का सवाल नंबर 3 है, बड़ा ही आसान है। देखना, कहता है अगर g ऑफ x बराबर 3x जमा 2 एक फंक्शन दे दिया, दूसरा h ऑफ x बराबर है x स्क्वायर जमा 1 दूसरा फंक्शन दे दिया, तो कहता है मालूम करें ये 6 जो उसने हमें दिए हैं, g ऑफ 0, g ऑफ -3, g ऑफ 2/3, g h ऑफ 1, h ऑफ -4 और एक है h ऑफ -1/2। तो ये मालूम करना है, बड़ा ही आसान है। करना क्या होगा वो देख लो कि अगर तो उसने g ऑफ 0 पूछा है तो हम ये फंक्शन लेंगे, और देखो g हो गया, ब्रैकेट शुरू, x है, यहाँ क्या है 0, फिर ब्रैकेट बंद हो जाती। यानी इस फंक्शन में हम x की जगह पे 0 रख देंगे, तो g ऑफ 0 मिल जाएगा। इधर भी 0 रखेंगे, इधर भी। या इस केस के लिए -3 यहाँ पर रख देंगे, इस केस के लिए 2/3 रख देंगे यहाँ पर। ये तीन g वाले थे और 3 हमारे पास h वाले हैं, चेक करो, ठीक है। अब इसको मालूम करना है तो सिंपल है, अब ये फंक्शन उठाओगे आप, और h के साथ 1 है तो यहाँ h के साथ x की जगह 1 रख देंगे, और इसके लिए -4 रख देंगे, और इसके लिए -1/2 रख देंगे। तो आइए अब हम इसका पहला यूज करते हैं। पहला यूज हमारे पास है g ऑफ 0, ये हमने मालूम करना है। तो इसके लिए हम फंक्शन लेंगे g ऑफ x बराबर है 3x जमा 2, और अब यहाँ आपने देख लेना है कि x हम क्या रखेंगे। तो यहाँ लिखोगे x बराबर, जो यहाँ पर है वो यहाँ लिख दोगे, x बराबर 0 दर्ज करने से, ठीक है। या लिख दोगे पुट x इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर आप x की जगह 0 लगा दो, सिंपल। तो g ऑफ 0
3 को 0 से ज़रब दी 0 जमा 2, तो आंसर हमारा क्या आ गया 2। अब हम g ऑफ -3 मालूम करेंगे। फंक्शन यही होगा सारा, g ऑफ x बराबर है 3x जमा 2 और हमें मालूम करना है g ऑफ -3। तो आप लिखोगे x बराबर जो भी यहाँ लिखा है वो यहाँ लिख दोगे, x बराबर -3 दर्ज करने से। तो यहाँ पर आप क्या करो, -3 दर्ज कर दो, जहां जहां x है वहां वहां -3 लगा देंगे। तो ये g ऑफ -3 आ गया, 3 3 बार 9 माइनस का 9 और ये जमा के 2। अब देखो एक जमा का है एक माइनस का है, याद रखना अलामत पहले आती है नंबर बाद में आता है। ये -9 के साथ है और ये जमा 9 के साथ नहीं है बल्कि 2 के साथ है। तो जब एक जमा एक माइनस हो तो हमने इनको माइनस करना होता है। 9 में से 2 निकाले 7, और देखने में जो बड़ा नंबर आपको लग रहा है उसका यहाँ साइन लगा दो। 9 बड़ा लग रहा है तो ये साइन माइनस आ गया यहाँ पर। तो यही होगा हमारा आंसर। ठीक है, अब इसका अगला जुज देख लो। अब हमें मालूम करना है g ऑफ 2/3। तो अभी हम फिर वही फंक्शन लेंगे सारा, और यहां हम लिख देंगे x बराबर 2/3 दर्ज करने से। ठीक है, क्योंकि हमें ये चाहिए। तो यहां पर 2/3 आ जाएगा, सिंपल 3, और x की जगह पर 2/3 लगा देंगे जमा 2। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 जमा 2, आंसर क्या आ गया हमारा 4। ठीक हो गया, तो ये रहा हमारा आंसर। अब हमारा चौथा जुज है h ऑफ 1 मालूम करना है। अब हम g वाला नहीं लेंगे, h वाला फंक्शन लेंगे। तो अब देखो, अब आप ये वाला फंक्शन ले लो, h ऑफ x बराबर है x स्क्वायर जमा 1। ठीक है, अब हमें ये मालूम करना है तो x की जगह 1 रखना पड़ेगा, x बराबर 1 दर्ज करने से। जहां जहां x नजर आ रहा है वहां वहां आप 1 लगा दो। तो h ऑफ 1 आपका 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 जमा 1, तो h ऑफ 1 कितना आ गया जी 2। बड़े आसान बड़े सिंपल से आपके क्वेश्चन है। अब इसके बाद देखो, अब पांचवा यूज है h ऑफ -4 मालूम करना है। तो फिर यही फंक्शन लेंगे, एक्स स्क्वायर जमा 1। अब यहां हम लिखेंगे x बराबर -4 दर्ज करने से। तो यहां पर अब हम -4 लगा देंगे, जहां जहां x नजर आएगा वहां वहां -4 आ जाएगा। तो h ऑफ -4। अब देखो याद रखना, अगर आपके माइनस वाले नंबर की पावर इवन नंबर हो, जुफ्त नंबर हो, 2 4 6 8 10, 2 का मल्टीपल हो, तो ये माइनस आपकी जमा में बदल जाएगी। याद रखना, अगर पावर जुफ्त नंबर होगी तो माइनस पावर में प्लस में चेंज हो जाएगी। और 4 का स्क्वायर कितना होता है जी 16, 4 4 बार 16 जमा 1। तो h ऑफ -4 आपका आ गया 17। तो यही है आपका आंसर। अब हमारा छठा जुज है, हमने मालूम करना है h ऑफ -1/2, ये मालूम करना है। तो h वाला फंक्शन ले लेंगे हम, h ऑफ x बराबर है x स्क्वायर जमा 1। x की जगह पर इसकी वैल्यू लगा देंगे, x बराबर -1/2, यही चाहिए ना यहाँ। तो x बराबर -1/2 दर्ज करने से। तो h की जगह लगा दो x की जगह -1/2 लगा दो। अच्छा जी, ये h ऑफ -1/2 बराबर आ गया। देखो पावर अगर आपकी जुफ्त नंबर है, माइनस वाले नंबर की पावर अगर यहाँ जुफ्त नंबर हो तो आपकी पावर माइनस आपकी प्लस में चेंज हो जाएगी। और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 1 की जितनी मर्जी पावर ले लो 1 ही रहना है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 जमा 1। अब इसका आप एलसीएम ले लो, 4 आ गया, 4 एक बार 4 तो 1 बचा, जमा 4 को 1 से ज़रब दोगे 4। तो h ऑफ -1/2 आपका आ गया जी 5/4। तो यही है आपका आंसर। अब सवाल नंबर 4 देखो, कहता है जी फर्ज किया f ऑफ x बराबर है ax जमा b जमा 1, जबकि a और b मुस्तकिल अदाद हैं। अगर f ऑफ 3 बराबर 8, f ऑफ 3 बराबर 8 और f ऑफ 6 बराबर 14 हो तो a और b की कीमतें मालूम करें।
तो ये हमारा सवाल है, एक फंक्शन उसने दे दिया है इस शेप में और उसने हमें दो वैल्यूज दे दी हैं और कहता है आप ए और बी मालूम करो। तो करना क्या है, देखो यहाँ पर उसने हमें दिया है एफ ऑफ 3 बराबर 8। इस फंक्शन में हम x की जगह पर 3 लगाएंगे, ठीक है, और इस साइड का जो आंसर आएगा उसको बराबर 8 के रख लेंगे, एक मसावात बन जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, इसी फंक्शन में फिर हम 6 रखेंगे x की जगह पर और राइट साइड का जो आंसर आएगा उसको बराबर 14 के रखेंगे। इस तरह हमारे पास दूसरी इक्वेशन मसावात आ जाएगी। पहली मसावात और दोनों मसावातों को हम हल करेंगे किसी भी तरीके से। अददी सर बराबर करना है आपने या आपने उनको जमा माइनस करना है या कॉलम की मदद से करना है, तो वो हम हल करके ए और बी की वैल्यू मालूम करेंगे। तो आइए इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये ले लेते हैं कि f ऑफ 3 बराबर है जी 8 के। आप क्या करो, इसको नंबर 1 कह दो, ये मसावात आप 1 नंबर कह दो। अब आप करो कि x बराबर 3 1 में दर्ज करने से, दर्ज कर देंगे हम, जहां जहां x है वहां वहां हम 3 लगा देंगे। a 3 जमा b जमा 1। तो f ऑफ 3 यहां पर देखो ये किसके बराबर उसने हमें पहले दिया हुआ है, किसके बराबर है जी 8 के बराबर। तो 8 बराबर आ जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं 3a जमा b जमा 1, ठीक है। या फिर ये 1 जमा का है, इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 8 माइनस 1 बराबर है 3a जमा b, ठीक हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 3a जमा b बराबर है 8 में से 1 निकाला 7। अच्छा, अब इसको आप a कह दो, a कह दो या नंबर 2 कह दो, मर्जी है आपकी। और अब दूसरा ले लो, ये वाला, यहां पर क्या है, f ऑफ 6 बराबर है 14। तो क्या करेंगे, x की जगह रखेंगे 6, तो x बराबर 6 दर्ज करने से 1 में, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका f ऑफ, अब x की जगह 6 लगा दोगे, a x की जगह 6 जमा b जमा 1, ठीक हो गया। अब f ऑफ 6 किसके बराबर है, उसने हमें दिया है 14, ये आपस में बराबर है, तो इसकी जगह पर ये लिखा जा सकता है। तो ये 14 लिख दिया, इसको लिख दिया 6a जमा b जमा 1, 1 को इस तरफ ले आओ, तो 14 माइनस 1 6a जमा b, जमा का था ना 1, यहाँ पर आएगा माइनस का, तो ये सिंपल आ गया 6a जमा b बराबर आ गया 13, ठीक है। इसको आप अब b कह दो। लो जी, अब हमारे पास देखो दो ही वेरिएबल हैं जिनकी वैल्यूज मालूम करनी है और दो ही मसावातें हैं, ठीक है। तो इन दोनों मसावातों को हम किसी तरह भी हल कर सकते हैं, अददी सर बराबर कर लें या जमा माइनस। देखो अब मुझे नजर आ रहा है यहाँ पर 6a है 3a है, नहीं छेड़ो इसको। यहाँ पर क्या है, जमा b, यहाँ पर भी क्या है, जमा b। अगर इनमें से एक भी माइनस का b हो जाए तो b से b कैंसिल हो जाएगा और हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। तो सिंपल इस तरह करो, चाहे तो आप a में से b को माइनस कर दो या b में से a को माइनस कर दो, दोनों तरह से ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर अब मैं करता हूँ कि इक्वेशन नंबर मैं कर देता हूँ b माइनस इक्वेशन नंबर a, मैं b में से a को माइनस करता हूँ। तो यहाँ हम लिखेंगे 6a जमा b बराबर 13, और अब वो दूसरे लिख लेंगे 3a जमा b बराबर 7। अब जब माइनस करते होते हैं हम तो अलामत चेंज कर देते हैं, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, कैंसल, 6 में से 3 निकाले 3a बराबर आ जाएगा 13 में से 7 निकाले 6, ठीक हो गया। तो यहां से a आपका आ गया, ये 3 ज़रब हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके तकसीम होगा, 3 एक बार 3, 3 दो बार 6, तो a की वैल्यू आपकी मिल गई 2, ठीक है। अब ये a की वैल्यू चाहे तो a में दर्ज कर दो मसावात में, चाहे मसावात b में दर्ज कर दो। सॉरी, यहाँ पर हम इसको ना कैपिटल A कर लेते हैं, उसकी वजह यह है कि a b तो स्मॉल पहले यूज हुए, इसको हम कैपिटल B कर लेते हैं, ठीक है। ये आप कर लेना, इसको कैपिटल B और ये कैपिटल A, ठीक हो गया। अब ये a बराबर 2 जहां मर्जी दर्ज कर दो, मैं अब यहाँ पर करता हूं कि a बराबर 2
किस में दर्ज कर लें, जिसमें ए में कर लेते हैं, ए में दर्ज करने से। हाँ जी, दर्ज करेंगे यहाँ पर। अब जब यहाँ पर हम ए क्या है हमारा 3a जमा b बराबर है 7, तो 3a की जगह 2 लगा देंगे जमा b बराबर है 7, 3 2 बार 6 जमा b बराबर है 7, b बराबर है 7 माइनस ये 6 जमा का है दूसरी साइड पे माइनस का, तो b बराबर 1। तो इस तरह हमारा b बराबर 1 आ गया और हमारा a क्या था पहले, a बराबर 2 था। तो ये रहा आपका आंसर जी। तो सवाल नंबर 5 है हमारा, कहता है कि g ऑफ x बराबर है ax जमा b जमा 5 और उसने हमें 2 वैल्यूज दे दी हैं। g ऑफ -1 0 के बराबर है, g ऑफ 2 बराबर 10 है। कहता है आप a और b की कीमत मालूम करो। ठीक है, तो इसको कैसे करना है, वैसे जैसे सवाल नंबर 4 किया था। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप इनको इसको लिख लो g ऑफ -1 बराबर 0। देखो ये भी g फंक्शन है, ये भी g फंक्शन है। तो पहले क्या करेंगे, इस सारे में x की जगह -1 लगा देंगे। देखो x बराबर -1 दर्ज करने से, हाँ जी -1 यहाँ लगाएंगे इसमें, ठीक है, और इसको आप 1 का नाम दे दो भले, और यहाँ लिख दो x बराबर -1 मसावात 1 में दर्ज करने से। तो -1 आ गया, a x की जगह आप -1 लगा दो जमा b जमा 5। ठीक है, अब ये g ऑफ -1 उसने हमें दिया है किसके बराबर है, 0 के, तो इसकी जगह ये लिखा जा सकता है, तो यहाँ 0 लगा देंगे बराबर a को -1 से जरब दी -a जमा b जमा 5। ठीक है, तो 5 को इस तरफ ले आओ या इन दोनों को इधर ले आओ, माइनस से इधर आ गए, लेफ्ट साइड पे आके जमा का, ये जमा का भी है, लेफ्ट साइड पे आके माइनस का बराबर 5। इसको आप मसावात 1 का नाम दिया, इसको आप 2 का नाम दे दो। ठीक है, अब दूसरा ले लो, ये देखो g ऑफ 2 बराबर है 10 के। अगेन आपने मसावात 1 में x की जगह 2 दर्ज करना है, x बराबर 2 1 में दर्ज करने से। ठीक है, यहां पर आप दर्ज करोगे 2a2 जमा b जमा 5। अब g ऑफ 2 ये किसके बराबर है, 10 के, इसकी जगह 10 लिखा जा सकता है, तो इसकी जगह 10 लिख दिया बराबर है, इसको मैं लिख सकता हूं 2a जमा b जमा 5। क्या ख्याल है, अब ये जमा 5 है तो दूसरी साइड पे आएगा -5 जमा b रह गया। ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूं 2a जमा b बराबर, देखो 10 में से 5 निकालें 5। ठीक है, इसको इधर लिख लो, इसको इधर लिख लो, कोई इश्यू नहीं है। अब इसको आप नंबर 3 कह दो। अब आपने 2 और 3 को गौर से देखना है, असल में हमने मालूम करना है a और b को। तो देखो हमारे पास 2 ही मसावाते हैं और 2 ही हमें वैल्यूज चाहिए a और b की। तो इसको हल करने के कई तरीके हैं, एक तो मुझे सीधा ही नजर आ रहा है, यहाँ -b है, यहाँ जमा b है। अगर हम मसावात 2 और मसावात 3 को जमा करेंगे तो ये जमा b -b कैंसिल हो जाएगा और हमें a मिल जाएगा। तो यहाँ इस तरह कर लेते हैं, मसावात नंबर 3 जमा मसावात नंबर EQ फॉर इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर लिखो पहले 2a जमा b बराबर 5 और फिर दूसरे लिख दो a -b बराबर, ये भी 5 के ही है। ठीक है, तो इनको अब जमा कर लेंगे हम, तो ये कैंसल, 2a और a कितना हो गया जी, 3a, 5 और 5 10। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई, 3 तरफ हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो तकसीम हो जाएगा। ये आपका a का आंसर आ गया। अब ये a की वैल्यू चाहे तो मसावात 3 में दर्ज कर दो, चाहे तो मसावात 2 में दर्ज कर दो, मर्जी आपकी। तो इसको मैं मसावात 2 में दर्ज करता हूं। अब यहां देखो a बराबर 10/3 2 में दर्ज करने से। अब 2 क्या थी हमारे पास, a -b बराबर 5, a की जगह लगा दे 10/3 -b बराबर 5। ठीक हो गया जी। अब 10/3 ये 5 के जमा का है, इसको इस तरफ लेकर आऊंगा तो -5, और ये माइनस का भी है, इसको मैं दूसरी तरफ लेकर जाऊंगा तो जमा का भी हो जाएगा।
ज़ुअलाफ़कल 3 आ गया, 3 एक बार 3, 1 बचा, 1 को 10 से ज़रब दी 10 आया माइनस, इसका बटा 1 है तो 1 ज़रब 3 बराबर 3, 3 जवाब आया, 3 को 5 से ज़रब दो, सिंपल आप इनको ज़रब दे दो, 5 3 बार 15 बराबर 20। अब 10 में से 15 निकाले तो -5 बटा 3 बराबर b। तो ये हमारा b है और हमारा a था 10 बटा 3। तो यही है आपका आंसर। देखो सवाल नंबर 6 है, कहता है फर्ज करें f ऑफ x बराबर है 5x जमा 2, अगर f ऑफ x बराबर 32 हो तो x की कीमत मालूम करें। तो आइए इसको करते हैं। f ऑफ x हमारे पास है 5x जमा 2। अच्छा, उसी ने दे दिया है कि f ऑफ x की जगह आप 32 लगा सकते हो क्योंकि बराबर है आपस में। तो इस f ऑफ x की जगह हम क्या लगा देंगे, 32 बराबर है 5x जमा 2। ठीक है, अब देखो 5x इस 32 जमा 2, ये इधर आएगा -2, तो 5x 32 में से 2 निकाले 30, x बराबर 30, 5 ज़रब हो रहा है दूसरी साइड पे तकसीम होगा, 5 एक बार 5, 5 6 बार 30, तो x की वैल्यू आ गई 6। तो ये रहा हमारा आंसर। सवाल नंबर 7 है हमारा, कहता है फर्ज करें f ऑफ x बराबर है c² जमा d, जबकि c और d मुस्तकिल आदाद हैं। अगर f ऑफ 1 बराबर 6 और f ऑफ -2 बराबर 10 हो तो c और d की कीमतें मालूम करें। ठीक है, f फंक्शन दे दिया, f ऑफ x c² जमा d, f ऑफ 1 बराबर 6 है और f ऑफ -2 बराबर 10 है, कहता है आप c और d मालूम करें। बड़ा ही आसान सवाल है। देखो यहाँ पर हमने क्या करना है, f ऑफ 1 आपको उसने दे दिए है 6 के बराबर है, मतलब इस फंक्शन में x की जगह क्या करोगे, 1 दर्ज कर दोगे क्योंकि f के बराबर x बराबर 1 आएगा। तो आप लिखो, इसको आप नंबर 1 का नाम दे दो और यहाँ आप कहो कि x बराबर 1 मसावात 1 में दर्ज करने से, तो इसमें आपने x की जगह 1 लगा देना है। ठीक है, c 1 का स्क्वायर जमा d, तो f ऑफ 1 अब किसके बराबर है, 6 के बराबर है, तो इसकी जगह आप क्या लगा देंगे, 6 लगा देंगे। c 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 से ज़रब हुआ तो यही रहेगा, यानी c जमा d आपका आ गया 6, इसको आप नंबर 2 का नाम दे दो। अब दूसरा देखो, f ऑफ -2 बराबर 10 है, f ऑफ -2 बराबर 10 है। अब आप फिर इसी मसावात को लो और x की जगह पर -2 लगा दो, x बराबर -2 1 में दर्ज करने से, तभी हमें f ऑफ -2 मिलेगा। तो f ऑफ यहाँ पर -2 लगा दिया, c -2 का स्क्वायर जमा d, f ऑफ -2 उसने हमें बताया है कि ये 10 के बराबर है, तो यहाँ पर 10 लगा देंगे। c, अब माइनस की पावर जब भी आपका कोई जुफ्त नंबर हो, 2 4 6 8 10 वगैरह, माइनस की पावर इवन नंबर हो तो याद रखना माइनस प्लस में चेंज हो जाएगी और 2 का स्क्वायर सिंपल 4 आ जाएगा जमा d। तो इसको हम थोड़ा सीधा करके लिख सकते हैं, 4c जमा d बराबर है 10 के, इसको आप नंबर 3 का नाम दे दो। ठीक हो गया। अब देखो हमारे पास 2 ये मसावाते हैं, इक्वेशंस हैं और 2 ही वेरिएबल, मतलब c और d की वैल्यू मालूम करनी है। तो देखो ये हिसाब लगाओ, यहाँ पर c है, यहाँ पर 4c है, तो यहाँ पर भी d है और ये मैच हो रहे हैं, जमा d तो जमा d, तो इनको अगर हम माइनस कर दें तो हमारा c निकल आएगा। तो इसको माइनस, चाहे तो आप 2 में से 3 को माइनस कर दो, चाहे 3 में से 2 को माइनस कर दो, मर्जी आपकी। तो यहाँ पर मैं करता हूँ इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो माइनस कैसे करते हैं, पहले आप मसावात नंबर 3 लिख लो सारी और फिर माइनस मसावात 4 लिख लो। तो माइनस 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 लामते बदल देंगे, 4c में से c निकाला 3c आ गया, ये कैंसिल, 10 में से 6 निकाले 4, तो यहाँ से c आपका आ जाएगा, 3 ज़रब हो रहा है तो दूसरी साइड पे तकसीम हो जाएगा, तो ये आपकी c की वैल्यू आ गई। अब ये c की वैल्यू चाहे तो 2 में दर्ज कर दो, चाहे आप 3 में दर्ज कर दो, मर्जी आपकी। तो मैं इसको दर्ज करता हूँ 2 में। ठीक है, यहाँ पर तो मेरे पास है c जमा, आप लिख दो यहाँ पर c बराबर
4/3 2 में दर्ज करने से। तो यहाँ पर अब हम सी लगा देंगे 4/3। सी जमा डी हमारे पास क्या है, बेसिक 6 है, और सी की जगह 4/3 जमा डी बराबर 6, डी बराबर 6 ये जमा का है, दूसरी साइड पे माइनस का हो जाएगा। डी बराबर 3 आपका एलसीएम आ गया, जो आपका लाया 3 6 बार 18 माइनस 3 1 बार 3 1 जवाब आया, 1 को 4 से ضرब दोगे तो 4। तो डी आपका आ गया, 18 में से 4 निकाले 14/3। तो ये रहा आपका डी, और आपका सी था 4/3। तो यही होंगे हमारे आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको ये मशक अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन की समझ नहीं है या कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। पॉसिबल हुआ तो मैं आपको वहीं पे आंसर करूंगा, और मुमकिन हुआ तो आपको एक अलग वीडियो भी बना के अपलोड करूंगा। तो तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।